नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। बड़ी खबर एक इस वक्त आ रही, थोड़ी देर में रुद्रपुर पहुंचेंगे सीएम धामी और निजी अस्पताल जिसका उद्घाटन करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी होगी। इसके अलावा भागवत कथा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये कार्यक्रम है रुद्रपुर का, जहां पर वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे। रुद्रपुर मुख्यमंत्री और एक निजी अस्पताल जिनका उद्घाटन मुख्यमंत्री को करना है, और उसके बाद एक बैठक भी होगी कार्यकर्ताओं के साथ। तो निजी अस्पताल जिनका उद्घाटन मुख्यमंत्री को करना है, और खबर यह है कि थोड़ी देर में रुद्रपुर पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी कार्यकर्ता जिनके साथ उनको बैठक भी करनी है और अस्पताल का उद्घाटन भी। और एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां पर 3 मई को उत्तराखंड आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पौड़ी की यमकेश्वर विधानसभा में कार्यक्रम जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। गुरु गोरखनाथ डिग्री कॉलेज में गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तीन मई को उत्तराखंड का दौरा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। पौड़ी की यमकेश्वर विधानसभा में एक कार्यक्रम जहां वो शिरकत करेंगे, और इसके अलावा गुरु गोरखनाथ डिग्री कॉलेज में गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी। तो उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहेंगे पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में। 3 मई को ये कार्यक्रम है, 3 मई को पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। और बता दें आपको कि ये कार्यक्रम 3 मई को जहां पर मुख्यमंत्री को शामिल होना है। और एक बड़ी खबर, उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 16 कोरोना के मरीज मिले हैं। एक दिन में 2 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड में कुल 87 कोरोना के एक्टिव केस हैं। 1683 लोगों की टेस्टिंग हुई है। 1521 लोगों की रिपोर्ट आनी है नेगेटिव आई। तो 1521 लोग जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 1600 से ज़्यादा टेस्ट हुए थे, 1521 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो संक्रमण की दर हालांकि उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो केसेस बढ़ रहे हैं वो चिंता ज़रूर बढ़ाता है। एक बार फिर से सतर्कता बरतनी होगी, नियमों का पालन करना होगा। पिछले 24 घंटे में 16 नए कोरोना के केस सामने आए हैं उत्तराखंड में। तो 1600 से ज़्यादा टेस्ट हुए, 1521 लोग जिसमें नेगेटिव आए हैं, और पिछले 24 घंटे में 16 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। तो एक दिन में 2 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं, तो ठीक होने वालों की संख्या भी ज़्यादा है। सौरभ भाटिया हमारे संवाददाता ज़्यादा अपडेट के लिए फोन लाइन पर जुड़े। सौरभ, पिछले 24 घंटे में 16 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, क्या कुछ और अपडेट, और इन केसों के सामने आने के बाद किस तरह से सावधानी और सतर्कता और सख्ती बरती जा रही है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कोरोना को लेकर जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, उसके बाद जो है तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए जिससे कोरोना के मामलों पर अंकुश लग सके। पिछले अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 16 मामले जो है कोरोना पॉजिटिव राज्य में सामने आए, जिसमें से 13 मामले अकेले देहरादून में, इसके अलावा एक पिथौरागढ़, नैनीताल और एक हरिद्वार का जो है मामला सामने आया हुआ है। देहरादून के जो 13 मामले हैं उसमें एक कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और इसके साथ ही जो है स्कूली बच्चे जो है शामिल हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को लेकर जो है मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोरोना की गाइडलाइंस जो जारी हो रही हैं उसका विशेष रूप से पालन किया जाए। मास्क को जो है लगातार जो है पहना जाए, जिससे जो है लोगों में कोरोना का संक्रमण ना फैले। अमूमन अब देखने में आ रहा है कि लोग मास्क वेयर नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते जो है कोरोना की जो महामारी वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में अधिकारियों को इसका सख्ताई से पालन कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। जी, और अभी चारधाम यात्रा भी सौरभ शुरू होने वाली है, तो केसों की संख्या बढ़ रही है। खुद कैबिनेट मंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, संक्रमण की दर धीरे धीरे बढ़ना चिंता बढ़ा रहा है। तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं यात्रा को लेकर, और यात्रियों के लिए क्या कुछ नियम बने हैं? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने
जो चारधाम यात्रा होने जा रही है उसको लेकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि यात्रा पर जाने वाले हर व्यक्ति का जो है कोविड की जांच होगी, उसके बाद ही जो है वो यात्रा पर जा सकेगा। लिहाजा जो है कोरोना को लेकर इस समय सरकार जो है खासी सजग दिखाई दे रही है। मंत्रालय की ओर से निर्देश जरूर जारी है। अब देखना होगा कि जब 3 मई से यात्रा शुरू होती है तो कितनी गंभीरता के साथ इस यात्रा का संचालन होता है, क्योंकि सरकार ने टारगेट बनाया कि पहले फेज़ में 8 लाख से ज़्यादा लोग इस यात्रा में आ सकते हैं। तो लिहाजा इनको लेकर जो तैयारियां किस तरीके से की जाएंगी, क्या जो है सरकार की योजनाएं, तमाम चीज़ें जो उस समय धरातल पर दिखाई देंगी। हालांकि जो इंतजामात की बात की जा रही है उस पर कांग्रेस जरूर जो है सरकार को घेरने का काम कर रही है। कांग्रेस ने सीधे तौर पे कहा है कि सरकार ने इंतजामात जो किए हैं वो नाकाफ़ी हैं। ऐसे में लोगों को खुद अपनी जान के लिए जो खुद परवाह करनी होगी, अपनी सुरक्षा खुद निर्धारित करनी होगी, उसके बाद ही यात्रा पे आएँ। क्योंकि पहले कुंभ के दौरान जो इस तरीके के हालात पैदा हुए थे और अब चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, हालात ऐसे ना हो जिससे जो है राज्य के लोग परेशान रहें। जी बिल्कुल। और दूसरी चीज सौरभ, जब जब केसों की संख्या बढ़ती है तो एक सवाल जरूर उठता है कि कितनी सावधानियां वहां पर बरती जा रही है, लोग कितने जागरूक हुए हैं, पिछला जो हमने 2 साल कोरोना के देखे हैं उससे लोगों ने कितना सीखा है। क्योंकि पिछले जब कोरोना की संख्या ज्यादा बढ़ी थी, जब संक्रमण बढ़ा था, तो राजधानी देहरादून में हमने देखा कि सबसे ज्यादा केसों की संख्या वहां पर आई थी। तो लोग कितने जागरूक हुए हैं या फिर भी वही लापरवाही है, मास्क न पहनना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना, जो नियम बने हैं कोरोना के, जो गाइडलाइंस बनी है उनका पालन नहीं करना, क्या ये सब हो रहा है? देखिए, दूसरी लहर में जो स्थिति थी वो तीसरी लहर में दिखाई नहीं दी। अब चौथी लहर की बात की जा रही है, यानी कि लोग जो है तीसरी लहर को लेकर, क्योंकि वैक्सीनेटेड जो है 100% हो चुका है, वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसके चलते लोग जो है लापरवाही भी बरत रहे हैं। कहीं ना कहीं उस लापरवाही को रोकने के लिए, उस पर नकेल लगाने के लिए सरकार की तरफ से एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि मास्क जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, बाजार में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। तमाम चीज़ों का अनुपालन कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये जो अधिकारी कितनी सख्ती इस पूरे मामले पर दिखाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। जी और बाहर से जो सौरभ यात्री आ रहे हैं, क्या प्रॉपर तरीके से क्या चेक हो पा रहा है? क्या उनको रिपोर्ट लेकर आनी है तभी राज्य में उनकी एंट्री होगी? क्या इस तरह का कोई नियम है, सख्ती बरती जा रही है? फिलहाल देखिए, इस तरीके का कोई अभी नियम नहीं है। या कोई भी व्यक्ति अगर जो उत्तराखंड में आ रहा है उसको कोई रिपोर्ट लेके नहीं आनी है। वो सिर्फ जो है उत्तराखंड जो है बॉर्डर्स पर आकर जो है, अब रजिस्ट्रेशन की जरूर बात की जा रही थी लेकिन वो भी जो है नहीं हो रहा है, क्योंकि एसओपी जब जो बदलाव हुआ तो उसके बाद ये तमाम जो व्यवस्थाएं थी इनको समाप्त कर दिया गया था। आवाजाही में किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। लिहाजा जो है अब जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या का, जो इस तरीके के नियमों का पालन नहीं करना होगा। लेकिन आज जो चारधाम यात्रा पे आएंगे उनकी जो है कोविड की जांच जरूर की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना के बढ़ते केस चिंता बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को जागरूक भी होना है, तभी हम इससे लड़ भी सकते हैं। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के आयोजित कार्यशाला में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की। सीएम धामी ने पोक्सो अधिनियम को लेकर तमाम विभागों से आए कर्मचारी अधिकारियों को संबोधित किया और कहा कि इस तरीके से अधिनियम को सख्ती के साथ पालन कराना चाहिए और अधिकारियों को खुद भी मुस्तैद रहना होगा। वहीं बाल विकास मंत्री ने कहा कि समय के साथ कानून में बदलाव की आवश्यकता थी, जो दिखाई भी दे रहा है। पोक्सो अधिनियम के तहत अब उत्तराखंड में कार्रवाई तेजी के साथ की जा रही है, जिससे इस तरह के मामलों में इजाफा ना हो। जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे आने वाले भविष्य हैं, उन सभी की सुरक्षा को लेकर, उनके संवर्धन को लेकर, उनके विकास को लेकर, और निश्चित रूप से इससे एक जागरूकता भी आएगी। और जो आज हमारे इन क्षेत्रों में जिन्होंने बाल संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, अपना योगदान दिया है, उन सभी को यहाँ पर प्रोत्साहन के रूप में कि अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा लेके ऐसे कामों को अंजाम दें, ऐसे कामों में अपना सहभाग करें, अपनी सहभागिता करें, उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित भी किया है। मैं बाल संरक्षण आयोग से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में और प्रभावी तरीके से सब लोग इस तौर जन आज बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माध्यम से आज एक कार्यशाला आहूत की गई, जिसका विशेषतः सब्जेक्ट जो है पोक्सो को लेकर था कि आखिरकार पोक्सो को लेकर किस प्रकार से अवेयरनेस हम लोग कर सकते हैं और किस प्रकार से पोक्सो को लेकर कुछ लोगों ने अच्छा काम किया, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको सम्मानित करना। आज वो सब कुछ इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। निश्चित रूप से बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आज जो कार्यशाला यहाँ आहूत की है वो प्रशंसनीय है। आवश्यकता है इसको बिल्कुल जिले के न्याय पंचायत स्तर पर ले जाए। और रुड़की के भगवानपुर के डाडा जलालपुर गांव में आज काली सेना ने महापंचायत का ऐलान किया था, लेकिन पंचायत ना होने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आया।
सुबह से ही गांव में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। साथ ही गांव के 5 किलोमीटर दायरे में धारा 144 लागू थी। जो भी व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डाडा जलालपुर गांव में धारा 144 लागू होने के बाद सुबह से ही भारी पुलिस फोर्स के साथ जिले के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत और जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे गांव में डेरा डाले हुए हैं और गांव में पूरी तरह से उनकी नजर है। हालांकि गांव में चारों तरफ से आने वाले लोगों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। नहीं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, हालात बिल्कुल सामान्य हैं। और कल वहां पर टाटा जलालपुर उसके 5 किलोमीटर के एरिया में जो भी क्षेत्र आते थे उसमें धारा 144 वहां के एसडीएम ने लगा दी थी और किसी भी प्रकार के आयोजन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया था और न ही आयोजकों की ओर से इस आयोजन को करने की कोई अनुमति मांगी गई, क्योंकि जब धारा 144 लागू होती है तो उसमें कंडीशनल ऑर्डर्स होते हैं कि 5 या 5 अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते या एटसेट्रा और भी चीजें उसमें होती हैं। अगर कोई आयोजन कराना चाहता है तो उसके लिए अनुमति मांगता है, तो ऐसी कोई अनुमति इनके द्वारा मांगी भी नहीं गई। ऐसी स्थिति में बिना अनुमति के वहां आयोजन पूर्णतः अवैधानिक। इसमें कुछ निरोधात्मक गिरफ्तारियां की गई हैं, डिटेल आपको अभी हम थोड़ी देर में दे देंगे सारा। और बाकी 144 जैसा कि आपको पता लगी हुई है और वहां पर पूर्णतः इस समय सामान्य जीवन लोग अपना व्यतीत कर रहे हैं। फिलहाल के माहौल की बात करें, किस तरह से व्यवस्था इस समय की गई है सर? वहां पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। इस समय स्थिति पूर्णतः शांत और नियंत्रण में है। गांव के लोग अपना जो दैनिक। और बढ़ते आगे खबर देहरादून से आ रही, जहां पर गांव कस्बों और उद्योगों में बिजली की कटौती हो रही है। 2 से 2.5 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। जनता परेशान है। 46 सिविलियन यूनिट के करीब पहुंच गई है बिजली की डिमांड और अभी भी विभाग को अन्य जगहों से बिजली खरीदनी पड़ रही है। तो गर्मी और गर्मी पर से आप देखिए बिजली कटौती, जनता परेशान है। 46 मिलियन यूनिट के करीब बिजली की डिमांड पहुंच गई है। बिजली कम है और देखिए आप कटौती हो रही है और अभी भी विभाग को बाकी जगहों से जो बिजली है वो खरीदनी पड़ रही है ताकि ये जो पूर्ति है वो की जा सके, ये कटौती को कम किया जा सके। तो गांव हो, कस्बे हो, उद्योगों में लगातार ये बिजली कटौती की जा रही है 2 से 2.5 घंटे की, जिससे जनता परेशान है। उद्योगों में काम उतना प्रभावित हो रहा है। इसीलिए अब इसको किस तरह से दुरुस्त करना है, क्योंकि बिजली की डिमांड ज़्यादा है और बिजली है कम। इसीलिए समस्या ये आ रही है कि आखिर किया क्या जाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या गर्मियों के दिनों में दरअसल बिजली कटौती की इन दिनों ज़्यादा हो रही है। गांव में, कस्बों में, उद्योगों में सभी जगहों पर यह बिजली की कटौती 2 से 2.5 घंटे बताया जा रहा है कि पर डे की जा रही है और इससे जनता परेशान है। और हरिद्वार में एसओजी व एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने पॉश कॉलोनियों में शुमार गोविंदपुर के एक होटल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बाहर से बुलाई गई 4 कॉल गर्ल के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। एक पूरा होटल लीज पर लेकर वहां पर सेक्स रैकेट संचालित हो रहा था। फोन के जरिए लगातार होटल की संचालिका से लड़कियां उपलब्ध कराने के बारे में बातचीत चल रही थी। पुलिस ने इस मामले में होटल से ही सेक्स रैकेट चलाने वाले उमा उर्फ पूजा, जो कि दिल्ली के साथ साथ 3 अन्य युवतियों व 3 युवकों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। और पौड़ी जिले की अपोला गांव की सरपंच सचिव पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने सचिव पर फर्जी हस्ताक्षर कर ग्रीन इंडिया योजना के तहत आई रकम को निकालने की बात कही है। साथ ही रेंज अधिकारी जगदीश चंद्र जोशी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल ये पूरा मामला अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर के अंतर्गत ग्रीन इंडिया योजना के तहत किए गए कार्यों से जुड़ा है, जहां पौड़ी जिले के अपोला पट्टी की वन पंचायत सरपंच गुड्डी देवी ने वन दरोगा ललिता रत्नाकर पर फर्जी हस्ताक्षर कर 8,64,000 रुपए निकालने का आरोप लगाया। सरपंच गुड्डी देवी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ग्राम सभा अपोला में ग्रीन इंडिया के तहत 2 कार्य किए गए, जहां सचिव ने बिना बताए उनके फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर रुपए निकाल लिए। इतना ही नहीं, रकम ऐसे लोगों को बांटी जो उस गांव के थे ही नहीं। इस मामले में कोई कार्रवाई करने को लेकर तैयार नहीं था, लेकिन मीडिया के हस्तक्षेप के बाद रेंज अधिकारी ने जांच करने की बात कही है।
उसमें फर्जी साइन करके पैसे निकाल दिए गए। हमने सारी जगह जितने भी विभाग हैं, नैनीडांडा, धुमाकोट, विधायक, मुख्यमंत्री, वन मंत्री, सबके लिए विभाग में, यहाँ रेंजर साहब, डेपो साहब, सबके लिए हमने चिट्ठियाँ लिख करके भाई ऐसे ऐसे इन्होंने फर्जी साइन करके बैंक से पैसे निकाल दिए गए। उसके बावजूद कोई हमारे सुन ही नहीं रहा। तो और आगामी 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। चारधाम यात्रा खुलने से पहले ही पौड़ी को चारधाम यात्रा के रूट से जोड़ने के लिए पौड़ी वासियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी के मद्देनजर आज नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी यशपाल बेनाम के साथ मिलकर नगर वासियों ने पौड़ी के प्रसिद्ध मंदिर कंडोलिया ठाकुर में हवन किया। साथ ही सरकार से मांग की है कि इस वर्ष शुरू होने वाली यात्रा के कुछ अंश को पौड़ी से संचालित करने का काम करें। नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने कहा है कि पौड़ी को यात्रा रूट से जुड़ने के लिए आज उनके द्वारा क्रमबद्ध तरीके से अभियान शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद शहर वासियों के साथ वो हस्ताक्षर अभियान भी चलाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से वो पौड़ी, दुगड्डा और अन्य जगहों पर जाकर पत्र में हस्ताक्षर कर उनकी एक लिपि तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि मुख्यमंत्री चारधाम यात्रा रूट में पौड़ी को भी शामिल करने का काम करेंगे। हस्ताक्षर अभियान चलेगा। उससे पूर्व हमने कंडोले देवता में भगवान से आशीर्वाद लिया है कि जिस काम के लिए हम पौड़ी के विकास के लिए जो हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो तमाम लोगों के सहयोग से आपका कंडोले देवता का आशीर्वाद हम पे रहेगा। और उसके बाद हम हस्ताक्षर अभियान की जो पंजिका होगी, पूरे व्यापारी लोग, कर्मचारी लोग, शैक्षणिक संस्थाओं के पास हम लोग जाएंगे, तमाम दलों के लोग जाएंगे। उसके बाद कोटद्वार के लोगों से, दुगड्डा के लोगों से हम निवेदन करेंगे और इस पंजिका को जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पर्यटन मंत्री, और मैं धन्यवाद देता हूँ। पहाड़ों और जंगलों में लगी आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन जगह जगह आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। मंगलवार को केदारू खाल के जंगलों में आग लगी। राजकीय इंटर कॉलेज केदारू खाल तक पहुंच गई। आग के कारण रायका केदारू खाल के 3 कमरे इसकी चपेट में आ गए। कमरे में रखा फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड, सब कुछ जल गया। कल रात्रि को जंगल की भीषण आग विद्यालय तक पहुंच गई और जिसमें विद्यालय के 3 कक्ष पूरी तरह जल करके राख हो गए हैं। उसमें रखे हुए विद्यालय का फर्नीचर या विद्यालय की और सामग्रियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रात्रि को लगभग गांव की जो सूचना मुझे सुबह मिली कि रात के 12 और 1 बजे के बीच विद्यालय तक आग पहुंची है और गांव के कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा भी आग को बुझाने का प्रयास तो किया गया, पर आग इतनी भीषण थी। और देहरादून के मियावाला फ्लाईओवर चौक पर प्राइवेट कंपनी के एक मल्टीपर्पज गोदाम में आग लगी। सूचना मिलने पर फायर और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और वहीं राज्य में गहरा रहे बिजली संकट के विरोध में आज महिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में आज ऊर्जा भवन मुख्यालय पर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। महिला प्रदेश ज्योति रौतेला ने कहा कि ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और सरकार की बेरुखी के चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सरकार यदि जल्द ही विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं लाई तो महिला कांग्रेस उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। बिजली जो कटौती पूरे प्रदेश में हो रही है, जो इन लोगों ने आज ये मौसम बदला है, गर्मी का जैसे जैसे मौसम आया है वैसे बिजली के दाम भी बढ़ने शुरू हुए और बिजली की जो कटौती वो भी शुरू हुई। उसके खिलाफ आज हम यूपीसीएल और अपनी जो सरकार है उसके खिलाफ आज एक प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो ऊर्जा प्रदेश है, जिस प्रदेश में बिजली का उत्पादन हो रहा है, कम से कम वहाँ के लोगों की जो आपूर्ति है उसको तो पूरा कर दीजिए। आज देखिए आप गर्मियों का सीजन है, वैसे बीमारियाँ फैल रही है, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स हैं। और मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर गठित समिति की बैठक ली। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य में सड़क सुरक्षा समिति का गठन हुआ। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए सड़क सुरक्षा समिति के सुझाव पर शीघ्र अतिशीघ्र अमल किए जाए और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित विभागों को ठोस कार्य योजना का आपसी समन्वय पर कार्य करने के लिए निर्देश दिए। दुर्घटना होने पर परिवहन पुलिस, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को रिस्पॉन्स टाइम न्यूनतम करने के निर्देश दिए गए।
और वहीं चेन्नई में आयोजित चौथी राष्ट्रीय पैरा कबड्डी चैंपियनशिप के लिए उत्तराखंड राज्य पैरालंपिक कबड्डी टीम को कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रवाना किया। कृषि मंत्री ने सभी खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन और जीत की शुभकामनाएं देते हुए टीम सदस्यों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर मंजीत रावत, टीम के कोच प्रेम कुमार, टीम के कप्तान कुलदीप, सभी लोग मौजूद रहे। तो ये हरी झंडी दिखाकर कृषि मंत्री ने रवाना किया। गणेश जोशी ने देहरादून की तस्वीर है। चेन्नई में कबड्डी चैंपियनशिप की ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी का हौसला अफजाई किया गया और शुभकामनाएं दी गई। देहरादून नगर निगम के नवनियुक्त नगर आयुक्त मनोज गोयल ने अपना पदभार ग्रहण करते हुए नगर निगम के अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बैठक की। पदभार ग्रहण करने के बाद नगर आयुक्त मनोज गोयल ने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि पहला फोकस स्वच्छता को लेकर रहेगा, साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट को अधिक से अधिक सेग्रीगेशन और प्रोसेसिंग भी किया जाएगा। साथ ही शहर में स्ट्रीट लाइट पार्किंग उपलब्ध कराने की कोशिश भी की जाएगी। सेग्रीगेशन भी करें और प्रोसेसिंग भी करें। इसी के साथ साथ जो अर्बन एमिनिटीज़ जो अर्बन एरिया के लोगों को देने की आवश्यकता होती है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स हो, पार्क हो, पार्किंग्स हो या इससे जुड़ी हुई अन्य फैसिलिटीज़ हों, तो उनको उपलब्ध कराने की एक कवायद रहेगी। उत्तराखंड के जंगल आज भी आग से धधक रहे हैं। आईएफएस अधिकारी निशांत वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अप्रैल माह से लगातार मौसम विभाग की तरफ से ये बताया गया, हमारे यहाँ मुख्य 7 जिले हैं जिनमें अधिकतर चीड़ का वन है, जिनमें आग की घटनाएं अधिक हो रही हैं। अभी तक स्थिति के अनुसार इनमें 1092 वनाग्नि की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें 1618 हेक्टेयर वन प्रभावित हुआ और अगर उसका मूल्यांकन करें तो लगभग 41,81,000 की आर्थिक क्षति भी हुई है। अभी तक जो कल की स्थिति के अनुसार है उसमें 1092 वनाग्नि घटनाएं जो हैं प्रकाश में आई हैं, जिसमें कि 1618 हेक्टेयर क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है। और अगर उसका मूल्यांकन जैसे हमने किया आर्थिक क्षति, तो करीब 43,81,000 जो है वो आर्थिक क्षति हुई है। लेकिन इसमें जो है इस बार हम लोगों ने अब अपनी पूरी तैयारी कर ली है। केवल वन विभाग ही नहीं, इस बार जो है जो संबंधित संवेदनशील ज़िले हैं जहाँ पे ये घटनाएं हो रही हैं, उनके जिलाधिकारी महोदय को भी अनुरोध किया गया है, उनको शासन से भी जो है पत्राचार कराया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव पर किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत मंगलवार को देवसिंह स्टेडियम पिथौरागढ़ में जनपद स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सभी रेखी विभागों के स्टॉल लगाए कृषकों को प्राकृतिक और उन्नत कृषि तकनीकी की जानकारी मिली। जिला पंचायत अध्यक्षा दीपिका बोहरा ने 1 दिवसीय बहुउद्देशीय कृषि मेले का उद्घाटन किया। किसान मेले में सभी स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कृषक बंधुओं से इसका लाभ उठाने की बात कही। कृषि मेले में केवीके साइंटिस्ट के द्वारा कृषकों को उन्नत कृषि तकनीकी सहित कई विषयों पर जानकारी दी गई। इस दौरान कृषकों को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे भी बताए गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।